नमस्कार, मैं प्रोसेनजीत चक्रवर्ती आप सभी का रंजन कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पाषाण युग के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज हम मध्य पाषाण युग का विश्लेषण करेंगे। जैसा कि पिछला अध्याय में हमने देखा कि पुरातत्वविदों ने पाषाण युग को दो वर्गों में विभाजित किए थे, एक पूरा पाषाण युग, दूसरा नव पाषाण युग। परंतु फ्रांस के मास द अजिल नामक गुफा के आविष्कार ने इन मिथकों को तोड़ दिया। मास द अजिल गुफा में बहुत सारे उपकरण पाए गए, जिसके आधार पर एक नए युग का नाम रखा गया। इन उपकरणों में ना तो पूरा पाषाण काल और न ही नव पाषाण काल की विशेषताएं थी। ये उपकरण एक नए युग की तरफ इशारा कर रहे थे। इतिहासकार तथा पुरातत्वविदों ने अपने अपने आकलन के द्वारा इस युग का नाम रखा, परंतु तीन नाम अधिक प्रचलित हुए इस युग का। वो है अनु पूरा पाषाण युग, आद्य नव पाषाण युग तथा मध्य पाषाण युग। कालांतर में मध्य पाषाण युग अधिक प्रचलित हुए। मध्य पाषाण युग की समयावधि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक की थी। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि हमने पूरा पाषाण युग को देखा जो करीब लाखों वर्षों का था, जबकि ये युग जो कुछ ही हजार वर्षों का है, इसमें ऐसी कौन सी खासियत या कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण इसका एक अलग क्रम या अलग वर्गों में रखा गया। इसको आइए इसका गहनता से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस युग की जो सबसे महत्वपूर्ण 3 से 4 चीज है वो देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं इस युग में हुई वो थी आग का आविष्कार। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि आग का आविष्कार इसी युग यानी मध्य पाषाण युग के समय में ही हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण थी वो थी नाव का आविष्कार। हमें ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिससे हम कह सकते हैं कि मानव को मध्य पाषाण युग में ही नाव का प्रयोग करना आ गया था। तथा तीसरा जो इसको पूरा पाषाण युग से अलग करता है वो था पशुपालन का विधि आना। मानव इस युग में पशुपालन या पशुपालक बन गए थे। मानव द्वारा पहला जानवर जिसको पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं इस युग के बारे में। मध्य पाषाण युग के समय हिम युग समाप्त हो रहा था। पृथ्वी या धरती बर्फ के चादरों से निकल रही थी। तो इस समय हमें पृथ्वी पर बहुत सारे पारिस्थितिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इस युग में बहुत सारे छोटे बड़े वनस्पति तथा जीव जंतुओं का आविर्भाव देखने को मिलता है। इस परिवर्तन से मानव का जीवन शैली भी परिवर्तित हुआ। जहाँ पूरा पाषाण युग में मानव बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे, वहीं मध्य पाषाण युग में मानव छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगे, जैसे बारहसिंगा, खरगोश आदि। इस परिवर्तन से हमें उनके औजार और उनके उपकरणों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ पूरा पाषाण युग में
मानव बड़े बड़े हथियारों का या बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया करते थे, वहीं अब छोटे छोटे हथियारों या छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करने लगे। ये औजार लगभग 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर परिमाप वाले होते थे। ये इतने सूक्ष्म होते थे, इस कारण इस युग का नाम माइक्रोलिथिस पड़ा। छोटे होने का पीछे कारण क्या है औजारों का? क्योंकि छोटे जानवर अधिक गतिशील होते थे। यदि बड़े बड़े हथियारों से या बड़े बड़े औजारों से इनका शिकार किया जाए तो ये आसानी से भाग सकते थे। इसीलिए मानव को ऐसे हथियार चाहिए थे जो आसानी से चला सकें तथा उन्हें फेंक कर भी मारा जा सके। तो उन हथियार जो आविष्कार हुए इस युग में वो ज्यामितीय आकृति वाले भी थे, जैसे त्रिभुजाकार, समलंबकार, अर्धचंद्राकार, जिससे ये नुकीली होती थी तथा धारदार होती थी और इससे आसानी से शिकार किया जाना संभव हो पाया था। इस युग में और एक परिवर्तन देखने को मिलता है जो पुरापाषाण युग को मध्य पाषाण युग से अलग करता है, वो है मानवों का निवास स्थान। पूरा पाषाण युग में जहां हम देखते हैं कि मानव गुफाओं में रहते थे, इस युग में मानव गुफाओं के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी रहने लगे। जाहिर सा बात है कि जब बर्फ थी, हिम युग था, तो मानव को गुफाओं के अंदर ही निवास करना या रहना पड़ रहा था। परंतु जैसे ही हिम युग समाप्त हो जाती है तो मानव को केवल गुफाओं में रहने के लिए विवश नहीं थे। मानव अब गुफाओं के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी रहने लगे थे। इसका साक्ष्य हमें श्रीलंका के क्षेत्रों तथा हॉलैंड के पेस नामक स्थान से प्राप्त होते हैं, जहां ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये कहते हैं कि मानव अब मैदानी क्षेत्रों में रहने लगे थे। वहाँ तंबू के आकार के या चमड़े के तंबू के आकार के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह कह सकते हैं कि मानव उस समय मैदानी इलाकों में रहने लगे थे। भारतीय परिदृश्य की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि बहुत सारे इलाकों में हमें स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे ये कह सकते हैं कि मानव न केवल गुफाओं में रहते थे बल्कि मैदानी क्षेत्रों में अपना निवास स्थान बनाए थे। जहां पुरापाषाण युग में औजारे या उपकरण चट, फ्लीन, कर्नालाइट, जस्पर जैसी चीज़ों से बनते थे या धातुओं से बनते थे, वहीं मध्य पाषाण युग में कर्नालाइट, जस्पर आदि धातुओं से उपकरण बनाए जाने लगे थे। इस युग की एक और युगांतकारी खोज नौका थी। नौका के आविष्कार ने मानव को स्थायित्व प्रदान किया या मानव के निवास स्थान को स्थायित्व प्रदान किया। हमने देखा पुरापाषाण युग में मानव जाजावर वाली जिंदगी व्यतीत करते थे। पुरापाषाण युग के मानव एक स्थान पर तब तक रहते थे जब तक उन्हें उनके भोजन के लिए शिकार मिलता था। जैसी शिकार की कमी उत्पन्न होती, वे उस जगह को त्याग कर अन्यत्र चले जाते थे। परंतु नाव की आविष्कार ने यह समस्या दूर कर दी थी। नाव के आविष्कार से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाते तथा वहां शिकार करके अपने निवास स्थान आ सकते थे। नाव के आविष्कार से मछली पकड़ने का काम भी चालू हो गया था।
नदी जलाशयों में भोजन के रूप में मछलियां भी एक विकल्प के रूप में इनके पास होता था, जिससे ये यायावरों की जिंदगी छोड़ एक निवास स्थान पर हमेशा के लिए बसवास करने लगे थे। नाव के साक्ष्य हमें शैल चित्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। मध्य पाषाण युग के लोग शैल चित्रों के लिए गेरू, छूटी हुई मिट्टी, पीली मिट्टी, वृक्षों के रस, पत्तियों के रस आदि का उपयोग किया करते थे। शैल चित्रों को स्थायी बनाने के लिए गोंद के चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे चित्र कई लाखों वर्षों तक स्थायी रूप से रह सकते थे। यदि भारतीय परिदृश्य की बात की जाए तो भारत में मध्य पाषाण युग का प्रथम साक्ष्य विंध्याचल पर्वत श्रेणी में प्राप्त होता है। C.L. कार्लाइल द्वारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य पाषाण युग के उपकरणों की खोज की गई थी। इसीलिए C.L. कार्लाइल को भारतीय मध्य पाषाण युग का जनक कहा जाता है। वैसे तो भारत में लगभग सभी जगह पर मध्य पाषाण युग के कुछ न कुछ उपकरण प्राप्त हुए, परंतु उनमें से कुछ शहर या कुछ जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं और उनका बारे में या उन उपकरणों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय परिदृश्य में या भारत में मध्य पाषाण युग के कौन कौन से उपकरण या कहाँ कहाँ से वो उपकरण। तो 3-4 जगह का यहाँ हम वर्णन करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात गुजरात में के लांघन नाच के स्थान पर पाया गया है। राजस्थान में 2 जगह इंपॉर्टेंट है, सांभर तथा बागौर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा प्रतापगढ़ में प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं तथा कर्नाटक के जिल्लाहिल्ला नामक स्थान पर मध्य पाषाण युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ इलाके के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ इलाके में 3 ऐसे स्थान प्राप्त हुए हैं जहां से मध्य पाषाण युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ के उन तीनों स्थलों का नाम है सरायनहर, महदह, दमदमा। सरायनहर और महदह सबसे प्राचीन भारत में पाए जाने वाले मध्य पाषाण युग की सबसे प्राचीन स्थल है। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि भारत में मध्य पाषाण युग के सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो सरायनहर या महदह दोनों में से जो भी रहेगा वो आपका उत्तर होगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, चलिए बात करते हैं सरायनहर की। सरायनहर जो स्थल है, यहाँ 37 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, 37 नरकंकाल। और इन सभी नरकंकाल का जो शव है वो क्षत विक्षुब्ध रूप में प्राप्त हुए हैं, यानी ये कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी। उन पर या तो बाज आक्रमण हुआ है या फिर नरसंहार हुआ था। यहाँ से एक कब्र प्राप्त होती है और वह कब्र अंडाकार होता है। ध्यान देने वाली बात है कि जितना कब्रों की यहाँ पे हम उल्लेख करेंगे वो सभी अंडाकार। किस रूप में होगा? अंडाकार। जिस तरह एक अंडा होता है उसी आकृति में
कब्र को खोदा गया था। तो इस जगह एक अंडाकार कब्र मिला है जिसमें 4 शव प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र में 4 शव मिले हैं जिनका पैर पैर पूरब की ओर तथा सिर पश्चिम की ओर थी। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें स्तंभ जो गर्त है वो प्राप्त हुए। स्तंभ गर्त क्या होता है? मान लीजिए हम घर बनाना चाहते हैं तो क्या दिया जाता है? स्तंभ लगाया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि मिट्टी के नीचे गड्ढा या गर्त कर दिया जाता था और वहाँ लकड़ी का स्तंभ लगा दिया जाता था और वहाँ रहा जाता था। बहुत समय बीत जाने के कारण इन स्तंभों का, क्योंकि ये लकड़ी के बने हुए थे, तो कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन उन गर्त का साक्ष्य अभी भी है। तो यहाँ से स्थल गर्त का साक्ष्य, माफ कीजिए, स्तंभ गर्त का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त यहाँ से 8 चूल्हों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि वीडियो के पहले या शुरुआत में ही हमने कह दिया था कि इस युग का सबसे बड़ा युगांतकारी आविष्कार आग का आविष्कार है। तो हमें इस जगह से चूल्हे प्राप्त हुए हैं, वो भी एक जगह 8 चूल्हे, यानी भोजन सामूहिक बनता था। सामूहिक भोजन बनाने की प्रक्रिया थी और इन चूल्हों से हमें जला हुआ हड्डी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं महादया। महादहा भी प्रतापगढ़ का एक स्थल है जहां से मध्य पाषाण युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से युगल शब्दहा के साक्ष्य प्राप्त हुए। युगल शब्दहा का स्त्री तथा पुरुष का सब एक ही कब्र पे मिला है। इसमें भी इनका जो कब्र है ये भी अंडाकार थे और इनका सिर पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर था। यहाँ भी हमें स्तंभ गर्त मिले हैं तथा चूल्हों का भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। अब बात कर लेते हैं दमदमा की। दमदमा भी प्रतापगढ़ का ही एक स्थल है। यहाँ हमें 41 नरकंकाल मिले हैं और ये नरसंहार नहीं था। यहाँ हमें 41 नरकंकाल मिले हैं और 3 तरीके का हमें कब्र मिले। एक कब्र हमें मिले हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है 3 शव एक कब्र में। दूसरा हमें 5 ऐसे कब्र मिले हैं जिसमें युगल समाधान किया गया है, मतलब स्त्री तथा पुरुष के शव मिले हैं। और बाकी 35 ऐसे कब्र मिले हैं जिसमें एकल शवदान, मतलब एक कब्र में एक ही शव मिले हैं। तो इन 3 जो स्थल है इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सराय नहर में हमें एक ऐसा कब्र मिलता है जिसमें 4 शव मिलते हैं। महादया में हमें युगल समाधान मिलता है और दमदमा में हमें एक ऐसा कब्र जिसमें 3 शव मिले, 5 ऐसे कब्र जिसमें युगल समाधान हुए तथा 35 ऐसे कब्र जहां हमें एकल समाधान मिलता है। दमदमा में भी हमें चूल्हे का और स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला, जिससे हम कह सकते हैं कि इस समय के लोगों को आग के प्रयोग के बारे में जानकारी था तथा ये आग में पकाई हुई वस्तुओं पकाए हुए भोजन का प्रयोग किया करते थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान के बागौर स्थान की। ये बागर भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। यहाँ से हमें पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। भारत में सबसे मध्य पाषाण युग में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? राजस्थान के बागौर
स्थान से प्राप्त होता है। पशुपालन इस युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। हमें देखने को मिलता है कि परिस्थिति की परिवर्तन के कारण बहुत से छोटे बड़े जीव तथा वनस्पतियों का उदय हुआ। उनमें से मनुष्य जो है कुत्ते को अपना पालतू बना लेते थे। कुत्ते मनुष्य को शिकार में सहायता प्रदान करता था। मनुष्य शिकार करने निकलते थे, कुत्ते उन शिकारों को एक जगह या एकजुट करते थे, जिससे मनुष्य आसानी से शिकार कर पाते थे। तो हम देखते हैं तभी से मध्य पाषाण युग से ही मनुष्य और कुत्तों का एक बंधन देखने को मिलता है, और यहीं से स्टार्ट होता है पशुपालन की, यहीं से स्टार्ट होता है पालतू जानवरों के पालने की। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के? वह है बागौर, और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान जिले में पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के सांभर स्थल के बारे में। हमने देखा कि बागौर जहाँ प्राचीनतम साक्ष्य किस चीज के प्राप्त होता? पशुपालन के। वहीं सांभर में हमें प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य प्राप्त हुए। मध्य पाषाण युग के लोग केवल शिकार पे ही निर्भर नहीं थे। अब उन्हें अधिकाधिक वनस्पति, फल, बीज, कंद मूल आदि का स्रोत प्राप्त था। जैसा कि परिस्थिति की चेंज के कारण बहुत सारे वनस्पति, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे खाद्यान्न वाले पेड़ पौधे मिले, जिसके कारण मनुष्य को या मानव को की जो शिकार पे निर्भरता थी, भोजन की निर्भरता थी, वो खत्म हो गई। अब मनुष्य या मानव केवल भोजन के लिए शिकार पर ही निर्भर नहीं थे, वो अपने भोजन के लिए वनस्पति का भी एक विकल्प उनके पास था। वे इन वनस्पतियों का प्रयोग कर अपने भूख मिटाते थे, तथा ये जो जाजावर वाली जिंदगी है कि एक स्थान से दूसरा स्थान घुमक्कड़ों वाली जिंदगी जो है, उससे जो उसका जो परिवर्तन हुआ, उसके पीछे एक कारण नवीन वनस्पतियों का ज्ञान भी या नवीन वनस्पतियों का आविर्भाव भी था। और यही आगे चलकर नवपाषाण युग की जो नींव रखी, क्योंकि आगे हम देखें कि पुरापाषाण युग में केवल और केवल शिकारी थे मानव। मध्य पाषाण युग आते आते हमने देखा कि ये पशुपालक बन गए। जैसी नवपाषाण युग देखेंगे, इन्हीं खाद्यान्नों के वजह से मानव जो है वो कृषि कार्य में लगेंगे, मानव जो है कृषक बनेंगे, जो एक अमूल परिवर्तन होगा। और इस काल में हमें मृद भांडों का प्रयोग मिलता है, मृद भांड बर्तन, मृद भांडों का प्रयोग मिलता है या मृद भांडों का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। तो ये जो मृद भांड होते थे, ये हस्त निर्मित होते थे। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मनुष्य को मृद भांडों की भी जानकारी होने लगी। आगे चल के हम देखेंगे इनके चाक के बारे में। तो मध्य पाषाण युग का विश्लेषण यहीं तक था। आने वाली कड़ी में हम नवपाषाण युग का वर्णन करेंगे और इतिहास के दूसरे टॉपिकों के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यदि वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। मैं और एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।